नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। जीएसटी में बड़े रिफॉर्म का काउंटडाउन शुरू। कल जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले आज राज्यों के जीएसटी अधिकारियों की दिल्ली में बैठक। करीब 175 आइटम्स के दामों में कटौती का फैसला मुमकिन। आखिरी घंटों में ऊपरी स्तर से फिसला बाजार। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट पर बंद। निफ्टी बैंक ऊपरी स्तर से करीब 1% फिसला। रियलिटी, फाइनेंशियल्स, आईटी इंडेक्स भी 1% फिसल कर बंद। Oil was black gold, but chips are digital diamonds. चौथे सेमिकॉन इंडिया का शानदार आगाज। पीएम मोदी बोले डिजिटल डायमंड है सेमीकंडक्टर चिप। सेमीकंडक्टर मार्केट में भारत की होगी बड़ी हिस्सेदारी। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां के अपमान वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी हुए भावुक। बोले ये मेरी मां का ही नहीं बल्कि देश भर की करोड़ों मांओं का अपमान। राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। कहा सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए कुछ नामदार का काम सिर्फ मुझे गाली देना। मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। मुंबई में आजाद मैदान को खाली करवाने पहुंची मुंबई पुलिस। जरांगे को थमाया। आजाद मैदान खाली करवाने का नोटिस। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आजाद मैदान खाली करवाने का दिया आदेश। दिल्ली एनसीआर में बारिश से बिगड़े हालात। यमुना नदी खतरे के निशान के पार। गुरुग्राम हाईवे पर देर रात लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। पंजाब के 9 जिलों में बाढ़ से बिगड़े हालात। हिमाचल उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जीएसटी रिफॉर्म की, जिसका काउंटडाउन शुरू हो गया है और पूरे बाजार की नजर अब इस पर ही है। पूरे देश की नजर कल होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक पर है। कल इस बैठक से पहले आज राज्यों के जीएसटी अधिकारी दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि जीएसटी रिफॉर्म के तहत करीब 175 आइटम्स के दामों में कटौती का फैसला लिया जा सकता है। जीएसटी रिफॉर्म पर सीएनबीसी आवाज की मेगा कवरेज जारी है। जीएसटी रिफॉर्म से जुड़े सभी पहलुओं पर डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय, आलोक प्रियदर्शी और रोहन सिंह। सबसे पहले चलते हैं सीधा लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जीएसटी में सुधार के बाद जो स्लैब्स हैं उसमें किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे जीएसटी रिफॉर्म को 2 तरीके से देखना चाहिए। एक कि जीएसटी के स्लैब में बड़ा बदलाव किया जाएगा। अभी 4 स्लैब है, उसे घटा करके 2 स्लैब किया जाएगा। अभी 4 स्लैब में 5%, 12%, 18% और 28% है। अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%। 12% और 28% वाले स्लैब खत्म हो जाएंगे और इसमें 12% में जितने भी आइटम हैं उनमें से 99% आइटम जो है 5% में आ जाएंगे और 28% में जितने भी आइटम है उसमें से 90% आइटम जो है 18% स्लैब में आ जाएंगे और बाकी कुछ आइटम पे हो सकते हैं थोड़ा बहुत आपको बढ़ोतरी देखने को मिले। जो सिन गुड्स या बहुत ही लग्जरी आइटम है वहाँ पर हैं, तो इसमें रोज़मर्रा के चीज़ों पे या तो जीएसटी नहीं लगेगा या लगेगा तो बहुत कम 5% लगेगा। मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए, बाकी डिटेल में हमारे सहयोगी आलोक आपको बताएंगे। लेकिन इससे साथ साथ एक और जो बड़ा रिफॉर्म होने जा रहा है इस पूरे जीएसटी काउंसिल की बैठक में, वो है कि जीएसटी रिफंड का मामला हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का मामला हो, क्लासिफिकेशन का मामला हो। जो हम लोग याद है, आपको याद है कि पॉपकॉर्न चॉकलेट वाला का क्या रेट होगा, बगैर चॉकलेट वाला क्या रेट होगा, तो इस तरह के जो क्लासिफिकेशन की दिक्कतें थी उन सबको काफ़ी ज़्यादा आसान बनाया जाएगा। तो सरल भाषा में कहें तो जीएसटी अब जाकर के गुड एंड सिंपल टैक्स का रूप लेने जा रहा है। इसलिए 2 दिन तक चलने वाली बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसकी रूपरेखा आज अधिकारियों की बैठक में तय की जाएगी।
जी लक्ष्मण जी, अब सीधा जुड़ते हैं आलोक से। आलोक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लक्ष्मण जी ने बताया कि करीब करीब 175 आइटम्स है जो सस्ती हो सकती है और सिंप्लीफाई होता हुआ ये पूरा टैक्स सिस्टम हमें दिखाई देगा। आपसे जानना चाहेंगे कि रेट कट के बाद कौन से प्रोडक्ट हैं जो सस्ते हो जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कि जो 18% में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी लगती थी वो बिल्कुल जीरो यानी एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये सबसे बड़ी राहत की बात है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन जैसे कैंसर की करीब 30 दवाइयां और रेयर डिजीजेज की जो मेडिसिन है इनको भी 5% से घटा के 0% पर ले जाया जाएगा। तो ये तो कुछ हो गया कि 0% इस पर लाया जाएगा। लेकिन मोटा मोटी अगर कहें तो जो एसेंशियल आइटम्स हैं और जो रोजमर्रा के आइटम्स हैं उनको 5% पे लाया जाएगा या 0% पर रहेंगे। रोजमर्रा के आइटम की बात करें तो शैम्पू, तेल, साबुन, टूथपेस्ट जैसे आइटम हो ये सबको 5% लाया जाएगा, जो पहले तकरीबन 18% के स्लैब में होते थे। इसके अलावा जो कुछ आइटम्स हैं जिनको एस्पिरेशनल गुड्स कहते हैं, जैसे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी चीजें जो कि एक मिडिल क्लास आदमी इस्तेमाल करता है, इन सब पर पहले 28% जीएसटी होता था, लेकिन उसको चूंकि 28% स्लैब नहीं रहेगा तो अब लिहाजा उसको 18% पर रखा जाएगा। तो ये जीओएम के प्रपोजल्स हैं। इसके अलावा जो सिन गुड्स हैं जिसमें 5-7 आइटम्स हैं उनके लिए एक नया स्लैब बनाया गया है 40% का, जिसमें पान मसाला, टोबैको, बहुत महंगी जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो, इसके अलावा जो एरेटेड ड्रिंक्स वगैरह जो होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, इन सब चीजों के लिए एक 40% की स्पेशल दर बनाई गई है। हालांकि इस पर जीएसटी अभी मौजूदा काफी ज्यादा लगता है क्योंकि उस पर सेस भी लगता है, लेकिन अब ये जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला होगा कि ये सेस को हटाकर उस पर कोई एडिशनल ड्यूटी लगाई जाएगी या फिर उसकी जगह पर कुछ नया किया जाएगा। लेकिन ये मान के चलिए कि जो भी लग्जरी गुड्स हैं, सिन गुड्स हैं, डिमेरिट्स गुड्स हैं, उस पर जो टैक्स इंसिडेंस था, जितना पहले टैक्स लगता था लगभग उतना ही टैक्स अभी भी लगेगा। हालांकि उसके लिए एक नया स्लैब 40% बना दिया गया है। जी जी जी, तो जिस तरह से आलोक बता रहे थे कि रोजमर्रा की चीजों से लेकर कंज्यूमर ड्यूरेबल और साथ ही साथ हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर प्रीमियम सस्ता हो सकता है। अब सीधा चलते हैं रोहन के पास। और रोहन, आप बताएं क्या जानकारी आपके पास है, ऑटो सेक्टर के मोर्चे पर जीएसटी में क्या रिफॉर्म हो सकते हैं? जी, प्रस्तावित जीएसटी रिफॉर्म का एक बड़ा फायदा जो मास मार्केट गाड़ियां हैं, जो छोटी गाड़ियां हैं, खासतौर पे वे गाड़ियां जो कि 4000 mm से कम की हैं या 1500 सीसी से कम की हैं, उनको मिल सकता है। अभी जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें इन पर 28% जीएसटी लगता है, प्लस 1 से 3% जो है वो कॉम्पनसेशन सेस लगता है, जिसे कम करके 18% करने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही 2 व्हीलर या 3 व्हीलर जो 350 सीसी से कम के हो उन पर भी टैक्स स्ट्रक्चर 28% से कम करके 18% तक किया जा सकता है। एक और जो बदलाव हो सकता है वो कंपोनेंट सेक्टर में हो सकता है। अभी कार में या एसेसरीज में आपको 28% जीएसटी लगता है, उसे कम करके 18% का प्रस्ताव रखा गया है। यानी कि इसका जो फायदा है वो आफ्टर मार्केट को काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन कहाँ इस बदलाव का फायदा नहीं होगा या बहुत कम होगा, वो है जो बड़ी गाड़ियां हैं, एसयूवी गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा फायदा की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें 40% की दर रखी जाएगी वर्तमान के 28% के मुकाबले, और साथ ही एडिशनल ड्यूटी भी लगाई जा सकती है। हालांकि क्या डेफिनेशन होगी लग्जरी गाड़ियों की, इस पर अभी जो है क्लैरिटी आना बाकी है। लेकिन बड़ी गाड़ियों को, लग्जरी गाड़ियों को, एसयूवी गाड़ियों को बहुत ज़्यादा राहत की उम्मीद इसमें नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, आलोक और रोहन, आपका जीएसटी रिफॉर्म से जुड़ी हर काम की बात दर्शकों को बताने के लिए। तो जीएसटी रिफॉर्म पर सीएनबीसी आवाज की मेगा कवरेज लगातार जारी है। जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले और बाद में हम आपको इससे जुड़ी पल पल की जानकारी देंगे। हमारे रिपोर्टर सेक्टर पर जीएसटी के असर का आकलन करके आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही जीएसटी रिफॉर्म की महा कवरेज के लिए आप जरूर जुड़े रहें हमारे साथ सीएनबीसी आवाज के साथ। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। बाजार आखिरी घंटों में ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 207 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी में 45 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक भी ऊपरी स्तर से फिसलकर 1% के करीब नीचे आता हुआ दिखाई दिया। मार्केट की पूरी अपडेट अब लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं आज कैसा रहा बाजार का हाल? तो
तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन, अगर हम कल की बात करें तो कल वापस से एक बाउंस बैक दिखा था, लेकिन आज वापस से बाजार में एक नर्वसनेस का जो मूड है वो छाया हुआ दिखाई दिया। इस टाइम पे निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे जो पेन है वो परसिस्टेंटली दिखाई दिया है। दो मिड कैप और स्मॉल कैप में हल्की फुल्की जो रिकवरी है वो आज के सत्र में दिखाई दी है। जो मॉर्निंग के गेन्स है वो आखिरी तक आते आते जो है लूज आउट होते हुए नजर पड़े हैं। अब बात करते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स। यहाँ पे जो एफएमसीजी पैक है वो लीड लेता हुआ दिखाई दिया है। टाटा कंज्यूमर, नेस्ले इंडिया, पावर ग्रिड और एनटीपीसी में आज हमें एक गेन देखने को मिला है। देखते हैं कि अब पेन कहां पे देखने को मिला है निफ्टी के अंदर। डॉक्टर रेड्डी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक और एशियन पेंट्स आज गिरावट के साथ हुए हैं बंद। अब बात करते हैं कि मिड कैप के कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहां पे हमें मोमेंटम दिखा है अपसाइड। एमआरएफ में अच्छी खासी तेजी, करीबन 6.25%, आरवीएनएल करीब 5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। एनएमडीसी यहां पे अगस्त का अपडेट आया है जिसके बाद करीबन 5% का इजाफा, और अपोलो टायर्स भी करीबन 4.25% की बढ़त के साथ आज हुआ है बंद। लूजिंग पॉकेट में सुंदरम फाइनेंस, इंडस स्टार, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और यूपीएल में आज जो है वो प्रेशर बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन डेफिनेटली हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन जो बियर्स हैं वो अवार्ड लेके गए हैं। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया भारत पर भरोसा करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत पूरी तरह सेमीकंडक्टर हब बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर की दुनिया में कहा जाता है कि ऑयल ब्लैक गोल्ड था, लेकिन चिप्स डिजिटल डायमंड है। पिछली सदी में दुनिया का भविष्य तेल के कुएं से तय होता था, लेकिन 21वीं सदी की शक्ति एक छोटी सी चिप में सिमट गई है। फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल वाज ब्लैक गोल्ड बट चिप्स आर डिजिटल डायमंड्स। 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है। और जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका आधार क्रिटिकल मिनरल्स है। इसलिए भारत आज नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन पर काम कर रहा है। हम रेयर मिनरल्स की अपनी डिमांड को अपने यहां ही पूरा करने में जुटे हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है। अब तक दोनों पक्षों के बीच 5 दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है। बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ होना बाकी है। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत यूरोपियन यूनियन, चिली, पेरू, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ओमान जैसे देशों के साथ व्यापार समझौतों पर काम कर रहा है, जबकि EFTA ब्लॉक यूके और UAE के साथ समझौते हो चुके हैं। As we continue to have newer trading arrangements with the European Union, with Chile, Peru, New Zealand, a second tranche of Australia and Oman, all of these are FTAs on the anvil. We already completed Mauritius, Australia's first tranche, the 4-nation EFTA bloc, UK, UAE. Lots have happened, lots more to go. But all of the US, we are in dialogue with them for a bilateral trade agreement. With all of this and India's growing relevance as a provider of 18% of global growth, as the world's third largest economy in the next 2 years,
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर मुंबई से, जहां मराठा आरक्षण के लिए भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जारांगे पाटिल को हाईकोर्ट ने कल तक का समय दिया है। जारांगा के वकीलों ने कोर्ट से राज्य सरकार के साथ बातचीत के लिए समय मांगा था। इधर पुलिस ने मराठा आंदोलनकारियों को हटाना भी शुरू कर दिया है। डिटेल्स के लिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता, हमारे साथ आजाद मैदान से लाइव जुड़ गए हैं। तो विवेक बताएं, आजाद मैदान में आप मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि अब आंदोलनकारियों को हटाना भी शुरू किया जा चुका है। फिलहाल क्या स्थिति है, ताजा अपडेट बताएं। दीपाली, देखिए, इस पूरे मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहा आज और उसने साफ तौर पे कहा कि आजाद मैदान के बाहर जो भी प्रोटेस्टर है और जो इलीगल पार्किंग लगा के बैठे हैं, मुंबई पुलिस 3 बजे तक सभी प्रोटेस्टर्स को वहां से हटाए। उसके बाद मुंबई पुलिस काफी ज्यादा एक्शन में आई और आजाद मैदान के बाहर जो पूरा फुटपाथ और रोड पे जो लोग जमा थे उन्हें हटाने में कोशिश की और कई गाड़ियां भी हटाई जा चुकी हैं। अब जो है पहली बार 5 दिन बाद महाराष्ट्र सरकार का एक डेलीगेशन जो है वो मनोज जारांगे पाटिल से मिलने आए हैं, जिसमें वीके पाटिल और राज्य, ये दोनों मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, वो अब एक ड्राफ्ट लेके आए हैं मनोज जारांगे पाटिल के साथ कि महाराष्ट्र सरकार जो उनकी मांगे हैं उसमें वो क्या क्या कर सकते हैं। अब मनोज जारांगे पाटिल ने साफ तौर पर कहा है कि जो ड्राफ्ट उनके पास आया है वो अपनी लीगल टीम के साथ एडवाइस करेंगे कि इस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। और आपको बताना चाहेंगे कि बॉम्बे हाईकोर्ट काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि परमिशन जो थी वो आजाद मैदान की भी नहीं थी, बाहर प्रोटेस्ट की भी नहीं थी, इसलिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द आजाद मैदान को पूरे से खाली कर देना चाहिए। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि कल दोपहर 1 बजे वापस इस पूरे मामले में हियरिंग होगी, तब तक ये पूरा मामला क्लियर हो जाना चाहिए और जो प्रोटेस्ट सड़कों पर है, जिनकी गाड़ियां सड़कों पर खड़ी है, जिसकी वजह से मुंबई की आम जनता को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पुलिस को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है कि जो इलीगल तरीके से प्रोटेस्ट बाहर कर रहे हैं, सड़कों पर कर रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द हटाकर मुंबई के बाहर भेजा जाए। अब मनोज जारांगे पाटिल के बाद पहली बार 5 दिन बाद महाराष्ट्र सरकार का डेलीगेशन पहुंचा है, जिससे मैंने आपको बताया कि अब इस पूरे मामले में मनोज जारांगे पाटिल की जो लीगल टीम है वो अब तय करेगी कि जो ड्राफ्ट में उसे मानना है या नहीं मानना है। दीपाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राजधानी दिल्ली में हो रही बारिश की। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में जमकर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गुरुग्राम में भारी बारिश की वजह से भीषण जलभराव और भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला। गुरुग्राम में कल रात को 7 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। इधर हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने से यमुना बाजार, मॉनेस्ट्री मार्केट, ओल्ड उस्मानपुर गांव और बुराड़ी खादर में घरों में पानी भर गया है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम भी जारी है। आइए आपको दिखाते हैं यमुना बाजार में किस तरह की स्थिति है। राजधानी दिल्ली में यमुना अपने पूरे उफान पर है और इस वक्त हम मौजूद हैं नाव में और आप देख सकते हैं नाव में बैठकर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं यमुना से सटे निचले इलाकों की और आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जितने भी घर हैं उनमें पानी भर चुका है। निचले इलाकों में यमुना का पानी पहुंच गया है। जो लोग इन घरों में रहते थे अब उन्हें सुरक्षित यहाँ पर निकाला जा चुका है और राहत कैंप जो लगाए गए हैं वहां तक पहुंचाया जा चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधी तस्वीरें। इस नाव में आप देखेंगे कि जितने भी बर्तन है, लोगों के घर का सामान, ट्रंक, कपड़े, सब लोग इसी तरह से छोड़कर कैंप में शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि प्रशासन की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया है। मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। और अब सीधी तस्वीरें अब आपको दिखाना चाहेंगे यमुना की। यहाँ पर आप देख सकते हैं यमुना में किस तरह से लहरें उठती हुई आपको दिखाई देगी। यमुना खतरे के निशान को पार कर चुकी है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार लाखों क्यूसेक पानी यहाँ पर छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते मैं कैमरा पर्सन को कहूंगी कि अगर वो दिखा सके कि बीचों बीच जो मंदिर है वो भी अब पूरी तरह से लहरों में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं सीधे हाथ को मैं चाहूंगी कि आपको दिखाएं कि जो लोहे के पुल के साथ साथ एक नया पुल बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके ऊपर तक भी जो पिलर है आप देखेंगे पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही जो यमुना का पुल है उसे अब बंद किया जा चुका है। वहां से किसी भी तरह का कोई भी यातायात की व्यवस्था वहां से पूरी तरह से बंद की जा चुकी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे तक इसी तरह से राजधानी दिल्ली में मौसम रहने वाला है। चूंकि न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि एनसीआर में भी बारिश हो रही है, जिसके चलते यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दीपाली नंदा, दिल्ली।
वहीं पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर समेत 12 जिले एक हफ्ते से बाढ़ की चपेट में है। जगह जगह घुटनों तक पानी भर गया है। यातायात पूरी तरह से ठप पड़ा है। राज्य के 1312 गांवों के 2.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से अब तक 29 लोगों की मौत की खबर भी है। कई क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से स्कूल बंद है। अजनाला पंजाब से जमीनी हकीकत बता रही हैं संवाददाता सपना। अमृतसर का अजनाला है और देखिए जरा तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और हमारे दर्शकों को। ये ऐसा लग रहा है कि मैं किसी नदी के बीचों बीच खड़ी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आम शहर है, ये शहरी इलाका है अजनाला का। लेकिन देखिए कैसे पानी बह रहा है, जैसे मानो यूं लग रहा है कि यहाँ से कोई नदी बह रही हो। लेकिन ये रास्ता है, ये आम रास्ता है। यहीं से होते हुए गुरदासपुर की तरफ आप जाएंगे। लेकिन देखिए कितना पानी है, जरा वहां दिखाए पुजारी जी। ये ट्रैक्टर देखिए कितना डूबा हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन ये देखिए पूरा पोल टूट चुका है। वो उधर गुरुद्वारा मुझे दिखाई दे रहा है, ऊपर गुरुद्वारे के लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीचे पानी है, खेत हैं, पूरे खेत डूब चुके हैं। ये स्थिति है अमृतसर के अजनाला की। रावी नदी का पानी बढ़ा और उसका नतीजा ये रहा। ट्रैक्टर ही सहारा बचा है कि आप चल सकते हैं, अन्यथा आप किसी और चीज से चल नहीं सकते। जरा वो पानी देखिए, उसको देखकर डर लग रहा है। और पुजारी जी अपना भी पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहाँ गड्ढा है ये पता कर पाना इस पानी में मुश्किल हो रहा है। जरा देखिए, वो दिखाइए जरा पुजारी जी। पूरा घर डूबा हुआ है, पूरा प्रथम तल इस घर का डूब चुका है। ये देखिए, अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा प्रथम तल डूब गया है और पूरा पानी खेतों की तरफ जा रहा है। यानी कि कहते हैं ना, मार सिर्फ एक नहीं है कि आपके घर डूब रहे हैं, मार तो ये भी है कि पंजाब अपनी खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ किसानों के लिए चुनौती दौरी हो गई है। घर में भी पानी भर गया, खेतों में पानी भर गया। जरा वो देखिए, मुझे भी देखिए, अगर आप, मैं इससे आगे जाऊंगी अब और घुटनों से ऊपर पानी आने लगा है। तो स्थिति बहुत खराब है। वहां पर जितनी नाव हैं उनको तैयार किया जा रहा है ताकि उनके जरिए लोगों तक पहुंचा जा सके। जैसे वो मैं गुरुद्वारा देख रही हूं, अभी मुझे ऊपर ही कुछ लोग दिखाई दिए थे, क्योंकि नीचे तो उतरना ही संभव नहीं है। पानी इतना ज्यादा है कि आप यहाँ खाने पीने के लिए आप सिर्फ अपने अगर द्वितीय तल पर चढ़ जाते हैं तो ही उस पर रह सकते हैं, वरना रहना मुश्किल है। तो इस साल की बरसात ने पहाड़ों पर तबाही मचाई तो दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों की रफ्तार को रोक कर रख दिया। क्या इसकी वजह सिर्फ प्रकृति का कहर है या फिर इसे मैन मेड डिजास्टर की तरह देखना चाहिए? इसी पर ही आज हम आवाज अड्डा पर खास चर्चा करेंगे। शाम 7:57 पर जरूर देखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के अपमान का दर्द बयां किया। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई थी। इस पर प्रधानमंत्री मोदी का दर्द छलका और उन्होंने भावुक होकर कहा कि कांग्रेस और आरजेडी को छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये गालियां मेरी मां की नहीं बल्कि देश की हर मां का अपमान है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आपने तो अभी अभी सुना होगा, यहां बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। और इसी सोच की वजह से ये लोग अब मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मेरी स्वर्गीय मां को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे हैं। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।